टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ये हमारा दूसरा वीडियो होगा बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड। और इसका जो पहला वीडियो है उसको भी आप देख लीजिएगा। काफ़ी उपयोगी है आपके लिए, आपके एंट्रेंस को देखते हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमारे सारे वीडियोस को आप देख लीजिएगा, इससे आपको अपने बीएड एंट्रेंस के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन का पहला पहला जो क्वेश्चन है, चिलचिलैया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन आपके पास है 1865, 1892, 1849 और 1856। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा 1849। इसका सही आंसर होगा 1849। ये था जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में, मतलब 1848 से स्टार्ट हुआ था और 1849 तक चला था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसके दौरान जनवरी 1849 में ब्रिटिश सेनानायक लॉर्ड गॉफ तथा सरदार शेख सिंह के मध्य चिलैया वाला युद्ध हुआ था, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया था। तो चिलचिलैया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। राजपूत वंश के अनंगपाल तोमर ने स्थापित किया था। किस राज्य को स्थापित किया था? गुजरात, मालवा, अजमेर या दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिल्ली। सही आंसर होगा दिल्ली। तो अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में तोमर वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो अनंगपाल जो है वो तोमर वंश के संस्थापक भी थे। तो अनंगपाल राजपूत वंश से संबंधित थे। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना ढिल्लिका नाम से की थी। किस नाम से की थी? जो वर्तमान में जो दिल्ली है इसकी स्थापना की थी, तो उसका नाम उस समय क्या था? ढिल्लिका। ये लिखे दे रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, देख लीजिए ढिल्लिका। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि जब तोमर वंश की स्थापना हुई, अनंगपाल ने जब तोमर वंश की स्थापना हुई तो दिल्ली का नाम क्या था? तो ये भी आपका हो सकता है। आपको मैं मतलब आपका मैंने ये ऑप्शन बता दिया दिल्ली का। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि तोमर वंश की स्थापना कब हुई? तो 736 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट, सेंट थॉमस फोर्ट, फोर्ट इमैनुअल, फोर्ट सेंट डेविड? तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा सेंट एंजेलो फोर्ट। सही आंसर है सेंट एंजेलो फोर्ट। सेंट एंजेलो फोर्ट केरल के कुन्नूर नगर में स्थित है। इसका निर्माण 1505 ईस्वी में हुआ था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा करवाया गया था। पुर्तगालियों के बाद इस पर डचों का नियंत्रण हो गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। ठीक है, क्वेश्चन में कई सारे आपको मैंने पॉइंट बता दिए कि सेंट एंजेलो फोर्ट कहाँ है, तो यह केरल के कुन्नूर नगर में है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1505 में हुआ था। किसने किया था? वो फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने किया था। जिस पे उसके बाद डचों का अधिकार हो गया। उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और वर्तमान में जो है वो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। ठीक है, तो इससे कई सारे क्वेश्चन आपको मैंने इसमें करा दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो आपके पास पहला ऑप्शन है 1757, दूसरा है 1756, सी है 1755 और डी है 1752। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो प्लासी का युद्ध हुआ इसकी डेट क्या थी। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण पराजित हो गए थे। तो उसके बाद में जो मीर जाफ़र जिसने जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो सिराजुद्दौला एक
ऐसा नवाब हुआ करता था उस समय का कि कोई भी अंग्रेज उसके पास आने से डरते थे। ठीक है, क्योंकि इसको ही इसने अंग्रेजों मतलब अंग्रेज इसके पास भटकते भी नहीं थे। अब आप इतना कह सकते हैं, आप इसकी पूरी हिस्ट्री उठा के पढ़िएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देख, हाँ, इसका जो सही आंसर था इस क्वेश्चन का वो था 1757। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था, तो कौन सा था? त्रावणकोर, मैसूर, हैदराबाद या ग्वालियर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। कौन सा होगा सही आंसर? होगा हैदराबाद। तो भारत में स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज हैदराबाद था। स्वतंत्रता के बाद ऑपरेशन पोलो जब 1948 में चलाया जाता है, इस राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। कब? ऑपरेशन पोलो के बाद, यानी ऑपरेशन पोलो जो चला था वो 1948 में चला था। 1948 में ऑपरेशन पोलो चला था, उसके बाद में इस जो हैदराबाद को है वो भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कॉलेज शुरू किया। कौन सा कॉलेज शुरू किया था? संस्कृत, हिंदी, तमिल या अंग्रेजी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संस्कृत। कौन सा सही आंसर होगा? संस्कृत। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास जी के गोखले, जे ए हिक्की, बी जी तिलक, एनी बेसेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जे ए हिक्की। जे ई हिक्की थे। तो 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की, जिन्हें जे ए हिक्की जिन्हें कहा जाता है, तो प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था। इसका नाम द बंगाल गजट, या फिर दूसरा नाम जो था, पहले देखिए बंगाल गजट, दूसरा इसका नाम रखा गया था कलकत्ता जनरल एडवाइजर था। इसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना करने के कारण 1782 में बंद कर दिया गया था। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो आपके पास चार ऑप्शन है: बहादुर शाह जफर, शहादत अली खां, सिराजुद्दौला, बुरहानुल मुल्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर 10 मई 1857 को मेरठ में जब विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर उस समय थे, जो इनका शासनकाल था 1837 से 1857। इनका जो शासनकाल था वो था 1837 से 1857 इनका काल था। ठीक है, ये इनका सेशन था। जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट भी थे, वे उर्दू के प्रसिद्ध कवि भी थे। वे अकबर द्वितीय के पुत्र थे। जो अकबर द्वितीय थे उनके पुत्र थे। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून म्यांमार में हुई थी, जब अंग्रेज़ों ने इन्हें बंद करके रंगून भिजवा दिया था। उस समय वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो मोपला विद्रोह, तो ऑप्शन है 1917 से 1920, 1921 से 1922, 1923 से 1924 या 1914 से 1915। कब हुआ था मोपला विद्रोह? तो इसका सही आंसर है 1921 से 1922, यानी कि 1921 से 1922 के बीच हुआ था मोपला विद्रोह। मोपला केरल के मालाबार तट पर रहने वाले मुस्लिम किसान थे, जहां जमींदारी मुख्यतः हिंदुओं के हाथ में थी। जमींदारी के अत्याचार से पीड़ित होकर मोपलाओं ने विद्रोह किया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था लगान की उच्च दर, नजराना या दमनकारी तरीके से लगान वसूली इत्यादि इस विद्रोह के कारण थे। इस विद्रोह के मुख्य नेता अली मुस्लियार थे। कौन थे इस विद्रोह के जो मुख्य नेता थे? ये आ सकता है कि मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन से थे। तो मुख्य जो नेता थे, मुख्य नेता, इनका नाम था
मुख्य नेता जो थे इनका नाम था मुसलियार। लिखे दे रहे हैं हम, आप देख लीजिए एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुसलियार थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1897, 1557, 1667 या 1867? कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1867। इसका सही आंसर है 1867। तो हुआ क्या था, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रेरणा अगर पूछा जाए कि प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे, लेकिन प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, लिखे दे रहे हैं, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसकी स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, पांडुरंग ने की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका जो आंसर है 1884, 1748, 1784 या 1848? इसका जो सही आंसर होगा ये 1784। 1784 इसका सही आंसर होगा। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को हुई थी। इसका डेट आप देख लीजिए, डेट आपको हम लिखे दे रहे हैं कि 15 जनवरी 1784 को हुई थी। ठीक है, और 1784 विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में की थी। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। इस संस्था का जो उद्देश्य था वो था कि प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना था। इस जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, इसका उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है या अन्य तारा जो चमकते हैं, इनका स्रोत क्या है? क्यों मतलब क्यों ये चमकते हैं? हीलियम गैस का दहन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या हाइड्रोजन गैस का दहन? सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन होगा इसका सही आंसर। होता क्या है कि सूर्य और जो अन्य तारे हैं से जब मुक्त हो जाते हैं, जब ये अलग होने वाली उष्मा अथवा प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इस खगोलीय पिंडों में लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। तो इसका क्या होगा? नाभिकीय संलयन इसका सही इसका आंसर होगा। अगला है, पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पृथ्वी का निकटतम तारा किसे कहते हैं? तारा वही होते हैं जिनके पास अपना उष्मा होता है, उन्हीं को हम तारा कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, पृथ्वी का निकटतम तारा है, तो इसका सही आंसर होगा सूर्य। तो सूर्य जो है, सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसकी जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य का, ये है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। और इसके अलावा आपको बता दें, यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और अपने खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? यानी लूनर इक्लिप्स, ये किस अवसर पे होता है? पूर्णिमा पे, प्रथम क्वाड्रेचर या तृतीय क्वाड्रेचर या अमावस्या में? कब ये होता है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्णिमा में। कब होता है? पूर्णिमा में होता है चंद्र ग्रहण। तो होता है कि हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है चंद्र ग्रहण, हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? कौन सा ऐसा मतलब देशांतर है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री होता है।
तो देशांतर रेखाएं पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ये ग्लोब का अर्धवृत्ताकार रूप होता है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, जिसमें 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, दक्षिणतम भारत का जब पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। जैसे हम आपको बता दें कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत, हाँ, अगर मान लीजिए कि जैसे इंदिरा दक्षिणतम पूछ रहा है ना, तो दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट होता है। अगर वहीं अगर पूछ ले कि उत्तर में, तो इंदिरा कॉल होता है। ठीक है, क्या होता है? भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार, जैसे आपका अंडमान के बाद निकोबार होता है। ठीक है, भारत का, जैसे आप भारत का नक्शा चलिए हम बना देते हैं। तो चलिए, जैसा भी बन रहा है वैसा हम आपको बताए दे रहे हैं बना के। एक मिनट। चलिए, मैंने बना दिया है जैसे भी। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे इसका जो अंतिम है, जो छोर है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। ठीक है, प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणतम प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में केप कमोरिन है। यानी यहाँ पे आप केप कमोरिन यहाँ पे हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पूर्वी बिंदु किबुथी, यानी कि इस जगह, यानी अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे सबसे, ये आपका कौन सा है? सबसे पूर्वी बिंदु, इसको किबिथू कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु, यानी कि यहाँ पर जो है, ये है कौन सा? गुजरात में है गुहार मोती। और सबसे उत्तरी बिंदु, यानी कि यहाँ पे, ये इसको, यानी ये लद्दाख में है, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, तो इन चारों हमने आपको इसमें हमने डिफाइन कर दिया, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो इंदिरा पॉइंट है। अगला है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या मणिपुर? इसका सही आंसर जो है वो अरुणाचल प्रदेश। अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि पूर्वी बिंदु क्या है, और आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन को, अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी बिंदु है। तो वैसे भी इस समय आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, और तमिलनाडु, जैसे आप, गुजरात आपका पश्चिमी राज्य है, तमिलनाडु आपका सबसे दक्षिणतम राज्य है, जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी राज्य है, और तमिलनाडु क्या कहते हैं, सबसे जैसे तमिलनाडु सबसे दक्षिणतम है, जम्मू कश्मीर सबसे उत्तर केंद्र शासित प्रदेश है, यानी एक यूटी है, और अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, यानी आप भारत के जो चारों कोने हैं वो 3 तरफ राज्य हैं, एक तरफ यूटी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका पहला होगा ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम। 4 ऑप्शन है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र खारे, मतलब झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, हाँ, सबसे बड़ी, एक मिनट, सॉरी, उड़ीसा में है। ऑप्शन, हाँ, उड़ीसा में है सबसे खारे पानी की झील, उड़ीसा राज्य में है, जिसे चिल्का झील बोलते हैं, उड़ीसा में है। यह झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस झील में कई द्वीप हैं, और यह जगह जलीय वनस्पतियों, जीव जंतुओं और कई तरह के पक्षी विहार के आकर्षक नज़ारों के लिए जानी जाती है। वर्तमान में जो ये हमने बताया कि खारे पानी की झील जो चिलिका झील है, इसमें आपको डॉल्फिन भी देखने को मिल जाता है बहुत पास से। हमने भी देखा है, मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ, तो इसमें जो चिलिका झील है, यहाँ पे आप बहुत नज़दीक से आप डॉल्फिन भी आप देख सकते हैं। वर्ष 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत चिल्का झील को भारत का पहला वेटलैंड घोषित किया गया।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की सबसे जो ऊंची चोटी है, इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, केटू है, कलसुबाई है, अनामोड़ी है और डोडा बेट्टा है। तो नीलगिरी की जो नीलगिरी यानी कि आपको ये भारत का, हाँ, तो अब आपको हम मैप बना के दिखाते हैं, देख लीजिए जो, हाँ, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, देखिए भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, तो इसमें क्या है कि डोडा बेटा भारत के पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट जो है ये आपका पूर्वी घाट हो गया, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो जैसे क्या है कि डोडा बेटा भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से 2637 मीटर ऊपर है। इसकी चोटी पर मौसम विज्ञान वेधशाला भी है। ठीक है, अब आपको बता दिया इसका सही आंसर क्या होगा, डोडा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? तो समग्र मांग का भाग नहीं है, तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो होगा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जनसंख्या वृद्धि होगा। किसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि समग्र मांग का भाग नहीं होती है। कुल मांग एक अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा का माप होता है। कुल मांग में सभी उपभोक्ता समान पूंजीगत समान निर्यात, आयात और सरकारी खर्च शामिल होता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। तो इसके आगे भी हम क्वेश्चन ऐसे ही लाते रहेंगे। आशा करते हैं कि जो ये वीडियोज़ है ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी, और अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके उसे आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनकी भी बीएड एंट्रेंस की काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन उनके प्रिपेयर हो सकें। तो धन्यवाद।